डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 64 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 65 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें। और साथ ही वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला किया करें। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। अब मेरा ये दोस्त भी मेरे साथ ही ठहरेगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये निदा साहिबा कौन है? मैंने मलिक करीम के कमरे में पहुंचकर सवाल किया। अरे मत पूछो भाई कि वो दुश्मन जां कौन है। मलिक करीम ने ठंडी आह भरते हुए कहा, मुझे शायरी आती तो मैं उसके हुस्न की तारीफ में जाने कितनी गज़लें और नज़में कह डालता। वो तो सही है मलिक साहब, लेकिन ये है कौन? वो फिल्म की हेरोइन है भाई। बल्कि सच पूछो तो ये फिल्म मैं दरअसल इसीलिए बना रहा हूँ। सारी जिंदगी इसी तरह के खेल खेलते गुजरी है, लेकिन इस लड़की ने मुझे दीवाना बना डाला है। लेकिन वो है कहाँ मलिक साहब? कल शाम उसने फ़ोन किया था। उसने पैगाम भेजा है कि वो कल से मुल्तान पहुँच रही है। उसकी रहाइश दरअसल लाहौर में है। मेरी उससे मुलाकात वहीं हुई थी। मैं जो फिल्म बना रहा हूँ उसकी कहानी भी निदा ही ने लिखी है। कल वो आ जाए तो कहानी पर गौर शुरू होगा। अभी तो फिल्म के लिए हदायतकार का इंतखाब भी नहीं हो सका है। मलिक करीम को इस कदर वालियाना अंदाज में बात करते देखकर मुझे शदीद हैरत हुई। मुझे यकीन हो गया कि यह लड़की निदा उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। खुदा जाने इस बिनते हव्वा ने कैसा सहर फूंका था कि मलिक करीम जैसा सर्दो गर्म चशीदा शख्स उसके अबरू के एक इशारे पर मालो जान नजर करने पर तुल गया था। मेरे दिल में उस लड़की को देखने का शदीद तजस्सुस पैदा हो गया। मलिक करीम मुझसे इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन वो घुमा फिरा कर बार बार निदा को अपनी गुफ्तगू का मौजू बना लेता। मुझे उसकी दीवानगी देखकर थोड़ी सी तशवीश महसूस होने लगी। खुदा जाने वो लड़की किस फितरत की है और इसके मलिक करीम के बारे में किस किस्म के ख्यालात हैं। कहीं मलिक करीम की खुश उम्मीदी का नाजुक आपकीना हकीकत के नोकदार पत्थर से टकरा कर चूर चूर ना हो जाए। इसी वक्त बेड की मुलहक्का मेज पर रखा हुआ टेलीफोन गुनगुना उठा। मलिक करीम ने फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनकर मलिक करीम के चेहरे पर बेशुमार गुलाब खिल उठे। अरे निदा, तुम बहुत अच्छा किया तुमने मुझे फोन कर लिया। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। मलिक करीम ने हलावत और अपनायत से लबरेज लहजा में कहा। मुझे एहसास हुआ कि मलिक करीम निदा की चाहत की राह पर बहुत आगे निकल चुका है। अरे भाई, नाराज क्यों होती हो? कल शाम मैं जरा गांव की तरफ चला गया था। हाँ, बहुत जरूरी काम था। मैं बगौर ये सब सुनता रहा। मुझे अंदाजा हो गया कि निदा नामी वो लड़की मलिक करीम से गिले शिकवे कर रही है। मुझे यकीन सा हो चला कि यह लड़की बनावट से काम ले रही है। मलिक करीम जैसे अधेड़ उम्र शख्स में उसे ऐसी क्या बात नजर आ गई थी कि ये उस पर लट्टू हुई जा रही थी। मुझे अपने इस सवाल का जवाब भी फौरन ही मिल गया। मलिक करीम की इस खूबी का नाम है दौलत। ये चमकदार चादर इंसान के तमाम ऐब छुपा लेती है। मलिक करीम बड़ी उम्र का सही, मोटा और भद्दा सही, आखिरकार है तो करोड़पति। इसकी नजर करम निदा जैसी लड़की को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा सकती है। अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए अगर कुछ दिन एक बुढ़े खोसट शख्स को अपना महबूब तस्लीम कर लिया जाए तो आखिर इसमें हर्ज क्या है? अगर मलिक करीम की वजह से वो एक कामयाब हेरोइन बनने में कामयाब हो गई तो फिर उसे इस नागवार बोझ से जान छुड़ाना कौन सा मुश्किल होगा। मलिक करीम जाने कितनी देर तक निदा से बातें करता रहा। मैं उकता कर अपने कमरे में आ गया। कमरे में पहुंचकर मैंने मलिक करीम और निदा के मसले को अपने जहन से झटक दिया। मलिक करीम कोई बच्चा तो है नहीं जिसे कोई वरगला कर ले जाए। अगर वो खुली आंखों से गड्ढे में गिरना चाहता है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? सोचते सोचते मेरी जहनी रूह रफाकत अली की तरफ मुड़ गई। मेरे दिल में शिद्दत से ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी और इसी वक्त उसकी तरफ चल पड़ूं। मेरे पास हथियार तो मौजूद है, क्यों न लगे हाथों उसका फसाद भी खत्म कर दूं। फिर मेरे दिमाग ने मुझे हकीकत की दुनिया में वापस आने पर मजबूर कर दिया। रफाकत अली कोई मुर्गी का चूजा नहीं है जिसकी पलक झपकते में गर्दन मरोड़ दी जाए। एक बार तो जल्दबाजी का मजा चख ही चुका हूं, दूसरी बार तो मद्दारी शायद वाकई मुझे बंदर बना डाले। बेहतर यही है कि इस बार मलिक करीम से मशवरा करके कोई जामे मंसूबा बनाकर कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर नतीजा इबरतनाक भी हो सकता है। अगले दिन मलिक करीम मुसलसल अपने कमरे में घुसा रहा। वो फोन पर जाने कितने लोगों से बातें करता रहा। मैं कई बार उसके कमरे में गया, लेकिन हर बार वो फोन में मसरूफ मिला। दोपहर को खाना खाने के बाद मैं आराम करने के लिए लेट गया। एयर कंडीशनर की यखबस्ता हवा में फौरन ही मेरी आंख लग गई।
उस रोज मैंने खासे दिनों के बाद हीर को अपने ख्वाबों की बस्ती में मेहमान बनाया। वो मुझे बेहद शगुफ्ता और खिली खिली सी नजर आई। मैं वालिहाना अंदाज में तोड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। मैंने उसे हाल दिल सुनाना चाहा, लेकिन उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। क्या तुम नाराज हो हीर? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैंने मुस्तरिब लहजे में पूछा, लेकिन हीर ने तो कोई बात सुनी ही नहीं। मैंने बेकरार होकर उसे बाजू में भरना चाहा, लेकिन हीर का वजूद धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। मुझे अपना दिल टुकड़े टुकड़े होता हुआ महसूस हुआ। मैंने पूरी कुव्वत से आवाजें देकर उसे बुलाना चाहा, लेकिन वो वापस नहीं आई। मेरा दिल उदासी और मायूसी के अथाह अंधेरों में डूबता चला गया। अचानक टेलीफोन की घंटी की क्रेहा आवाज ने मेरी नींद के आईने को चिकनाचूर कर दिया। मैंने बेजार नजरों से टेलीफोन को घूरा। टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बची। मजबूरन मुझे उठाना ही पड़ा। हेलो, मैंने बोझल लहजे में कहा। अरे भाई जुल्फकार, कहाँ हो तुम? मेरे कानों में मलिक करीम की चहकती हुई आवाज आई। जी मलिक साहब फरमाइए। अरे फरमाना क्या है भाई, बस फौरन मेरे कमरे में पहुंचो। अच्छा, मैं अभी आता हूं, मैंने बदस्तूर बोझल आवाज में कहा। टेलीफोन का रिसीवर क्रैडल पर रखकर मैं गुस्ल खाने में घुस गया। ठंडे पानी के चंद छपाके मुंह पर मारने से मेरी तबीयत का बोझलपन कुछ दूर हुआ। मैं मलिक करीम के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और बेधड़क अंदर घुसता चला गया। अंदर दाखिल होते ही अचानक मुझे अपनी आंखें खीरा होती हुई महसूस हुई। मुझे ख्याल आया कि शायद मैं एक बार फिर ख्वाबों की दुनिया में पहुंच चुका हूं। उस लड़की ने अगर मलिक करीम के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था तो इसमें मलिक करीम का कोई कसूर नहीं था। वो वाकई ऐसी थी कि इंसान अपना सब कुछ उसके कदमों में निसार करते। मैं चंद लम्हों के लिए मबहूत सा होकर रह गया। यह निदा है, मलिक करीम ने फखरिया लहजे में उसका तारुफ कराया, जैसे हुस्न का वह अनमोल खजाना वाकई उसकी मलकियत में आ चुका हो। और निदा ये जुल्फकार अली खान है, मेरा दोस्त और दस्तरास्त। उस कातिल होशो खिरद ने गर्दन के हल्के से खम के साथ मुझे सलाम किया। उसकी निगाहों की तपश ने मुझे सलाम का जवाब देने की भी मोहलत नहीं थी। मलिक करीम ने मुस्कुराते हुए मुझे अपने पास सोफे पर बिठा लिया। निदा, तुम जुल्फकार अली को भी अपनी कहानी का खुलासा सुनाओ। ये भी फिल्म की तैयारी के दौरान में हमारे साथ होगा। जैसी आपकी मर्जी मलिक जी, निदा ने अपनी खनकदार आवाज में कहा। मुझे उस लहजे में तसन्नु और जालसाजी की मामूली सी झलक भी महसूस नहीं हुई। मुझे वो कोई बहुत ही पहुंची हुई हस्ती मालूम हुई। निदा ने मलिक करीम की हदायत के मुताबिक मुझे फिल्म की कहानी सुनानी शुरू कर दी। इस कहानी में तो मुझे कोई खास बात महसूस नहीं हुई। अलबत्ता निदा के याकूती लबों से निकलने वाले हर लफ्ज ने कहानी की कदरों कीमत को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। मेरा दिल बेइख्तियार चाहा कि वो कहानी सुनाए जाए और मैं हमा तनगोश होकर सुनता रहूं। जमाने बीत जाए लेकिन कहानी खत्म न हो। मेरी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। कुछ ही देर में निदा ने फिल्म की कहानी मुकम्मल कर ली। फिर वो दातलब नजरों से मेरा मुंह देखने लगी। अपनी गुमसुम हालत का ख्याल आते ही मैं बुरी तरह झिप गया। कैसी कहानी है जुल्फकार साहब? निदा ने एक मलखूती तबस्सुम अपने लबों पर सजाते हुए सवाल किया। मैंने कदरे बुखलाहट के साथ जवाब दिया, अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं इसे कैसे बताता कि यह कहानी मैंने कानों से नहीं बल्कि आंखों से सुनी है। बड़ी अच्छी लव स्टोरी है जी, मलिक करीम ने फकरिया लहजे में तबसरा किया। इसमें बस थोड़ा सा एक्शन और एडवेंचर शामिल करना पड़ेगा, फिर देखना कैसी सुपरहिट फिल्म तैयार होगी। मलिक जी, फिर लाहौर कब चलना है? निदा ने नाज भरे लहजे में पूछा। मैंने एक बार फिर उसके लहजे में बनावट और तसन्नो की झलक महसूस करना चाहिए, लेकिन मेरी ये कोशिश भी नाकाम रही। उसके लहजे में मुझे मासूमियत के अलावा कुछ नजर नहीं आया। मैंने उसे दूसरे अंदाज में परखने की कोशिश की। मैंने मलिक करीम की नजर बचाकर कई बार नहायत वालियाना नजरों से निदा को घूरा। मालूम नहीं निदा ने मेरी नजरों की तपश को महसूस किया या नहीं, लेकिन उसने अपने रवैये में किसी किस्म की तब्दीली का इजहार नहीं किया। वो बदस्तूर मलिक करीम के वारिस सदके होती रही। इस दौरान में मुझे अंदाजा हुआ कि मलिक करीम फिल्म प्रोड्यूस करने के मामले में पूरी तरह संजीदा है। एक बार तो मेरे जी में आई कि मलिक करीम को कहूं वो अपनी फिल्म का हीरो भी खुद ही बन जा, लेकिन फिर यह सोचकर अपनी जुबान बंद रखी कि मलिक करीम समझेगा मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं। हम तीनों काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। मौजूए गुफ्तगू फिल्म ही रही। मैंने ज्यादातर इन दोनों की हाँ में हाँ मिलाने पर इक्तिफा किया। रात गहरी होने लगी तो मैं उठ खड़ा हुआ। मुझे तो अब इजाजत दें मलिक साहब। मुझे भी इजाजत दें मलिक जी, बड़े जोर की नींद आ रही है। निदा ने एक तोबा चिकन अंगड़ाई लेकर कहा। अच्छा, तुम भी जा रही हो? मलिक करीम ने अजीब सी नजरों से निदा को देखा। जी हाँ, मैं भी जा रही हूँ, निदा ने शरीर लहजे में जवाब दिया। बेहतर है आप भी सो ही जाएं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ, मलिक करीम ने कहा। निदा ने जल्दी से उसके कांधे पर हाथ रखकर उसे उठने से रोकते हुए कहा, अरे मलिक जी, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मेरा कमरा कौन सा दूर है,
जुल्फ़िकार साहब मुझे दरवाजे तक छोड़ देंगे? खैर, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा शब बखैर, मलिक करीम ने अपने बिस्तर पर कब्जा जमाते हुए कहा। निदा का कमरा मेरे कमरे से 2 कमरे बाद वाला साबित हुआ। मैंने उसे उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचाकर वापस लौटना चाहा। आप 2 मिनट के लिए मेरे कमरे को भी इज्जत बख्श दें जुल्फ़िकार जी, निदा ने इल्तिजा के से अंदाज में मुझसे दरख्वास्त की। उसकी बात मानने के अलावा कुछ चारा नहीं था। मैं उसके साथ उसके कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में पहुंचकर बेइख्तियार मैं चौंक उठा। मैंने देखा कि कमरे में बिछे हुए 2 बेड्स में से एक पर एक मुअम्मर शख्स दराज है। निदा ने फौरन ही मेरी हैरत को महसूस कर लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे मामा जी हैं, इनके अलावा मेरा दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं है, ये मेरे साथ ही रहते हैं। अपना जिक्र सुनकर मामा जी बिस्तर से उठ बैठे। उनकी उम्र 60 बरस के करीब रही होगी। इनका सर और दाढ़ी मूछें सफाचट थीं। उसकी गुदली गुदली सूजी हुई आंखों में मौजूद सुर्ख सुर्ख डोरों से मैंने अंदाजा लगाया कि वो किसी नशे का आदी है। निदा ने मामा जी से मेरा तारुफ कराया। जवाब में उसने गर्दन हिलाने पर इक्तिफा किया। जुल्फ़िकार जी, आपके लिए चाय मंगवाती हूँ, निदा ने पुरजोश लहजे में कहा। मैंने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने रूम सर्विस को फोन करके चाय मंगवा ली। निदा ने 1 प्याली चाय मामा जी को भी दे दी। चाय के दौरान में निदा मुझे अपने बारे में कुछ बताती रही कि उसे बचपन से फिल्म में काम करने का शौक है। अब मलिक करीम की मेहरबानी से उसकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है, वगैरह वगैरह। इस वक्त मुझे यूं लगा जैसे मामा जी ने बहुत गौर से मेरा जायजा लिया है। मैंने उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। पसलियों के ढांचे पर मबनी इस मदकूक बूढ़े को मेरी शख्सियत में दिलचस्पी लेने की भला क्या जरूरत होती। निदा ने बड़े पुरखुलूस अंदाज में मुझे रुखसत किया। अपने कमरे में आने के बाद मैं देर तक निदा के बारे में ही सोचता रहा। मुझे एतराफ़ करना पड़ा कि उसके वजूद में बेपनाह कशिश पनाह है। अगर कोई माहिर हदायतकार उसको पर्दाए सीमे पर पेश करता तो वो फिल्म बीनों को अपना दीवाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखती थी। फिर मेरा ज़हन रफ़ाकत अली की जानिब मुतवज्जा हो गया। मैंने सोचा कि अगले दिन मुनासिब मौका देखकर मलिक करीम से रफ़ाकत अली के बारे में बात करूंगा। खासी देर बाद मेरी आंख लगी। अगले दिन तकरीबन 8 बजे सुबह मेरी आंख खुली। मैंने मलिक करीम के कमरे की तरफ जाकर देखा तो वो मुझे अभी तक सोता हुआ मिला। निदा के कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। थक हार कर मैं दोबारा अपने कमरे में आ गया। मैंने रूम सर्विस वालों को फ़ोन करके अपने लिए नाश्ता मंगवा लिया। बहरा नाश्ते के साथ ताज़ा अखबार भी दे गया। नाश्ते के साथ साथ मैं अखबार का मुतालिया भी करता रहा। 10 बजे के करीब मैं अखबार को पूरी तरह चाट कर फारिग हो चुका था। 10:15 बजे के करीब मलिक करीम ने फ़ोन करके मुझे अपने कमरे में बुला लिया। मैंने देखा कि निदा पहले ही से वहाँ डेरे जमाए बैठी है। मलिक करीम ने एक बार फिर फिल्म के मुतालिक मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। मैं कुछ देर वो बेमानी, फजूल और सुनी सुनाई बातें बर्दाश्त करता रहा। फिर मैं सर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में आ गया। मुझे मलिक करीम पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उस कोड़ मगज शख्स ने कई दिन से मुझे इस खूबसूरत जेल में बंद करके बिठा रखा है। खुद तो उसने अपने लिए निदा की शक्ल में एक खिलौना ढूंढ लिया है। खुदा जाने मुझे कब तक ये सब फजूलियात बर्दाश्त करना पड़ेगी। मैंने सोचा कि क्यों ना होटल से बाहर निकलकर चहलकदमी की जाए। फिर मुझे अपने इरादे को मुलतवी करना पड़ा। मुझे याद आ गया कि पुलिस वाले मुझे तलाश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने रंगू उस्ताद और उसके खतरनाक शागिर्द नीमे पहलवान को भी अपना जानी दुश्मन बना रखा है। अब तो मेरा नूरजहां बेगम के अड्डे की तरफ जाना भी खतरे से खाली नहीं है। ये सब सोचकर मैं कलेजा महसूस कर रह गया। कोई राह न पाकर मैंने नींद को अपने ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत कर लिया। शाम 5 बजे मेरी आंख खुली। मैं बहुत देर तक बेड पर बेहिस्स हरकत पड़ा रहा। फिर उठकर मलिक करीम के कमरे में पहुंच गया। हस्बे वक्का मुझे निदा वहीं मौजूद मिली। इस वक्त मुझे वहां की हर चीज की मानिद उससे भी बेजारी महसूस हुई। मेरा दिल चाहा कि मलिक करीम को कहूं कि तुम दुनिया के सबसे बड़े उल्लू के पट्टे हो। भाड़ में गए तुम और तुम्हारी फिल्म। तुम्हें दौलत बर्बाद करने का शौक है तो इसे खूबसूरत ठगनी के हवाले कर दो। किसी तरह इसकी ये ड्रामाबाजी खत्म तो हो। मलिक करीम ने मेरी हालत को महसूस कर लिया। इसने किसाने लहजे में कहा, तैयार हो जाओ जुल्फ़िकार अली खान, कल हम लोग लाहौर रवाना हो रहे हैं। मैंने जवाबन महज इस बात में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। मलिक करीम की दिलजोई के लिए मैंने उसके पसंदीदा मौजू यानी उसकी फिल्म का तज़किरा छेड़ दिया। मलिक साहब, आपने अपनी फिल्म के लिए हीरो का इंतखाब कर लिया है? अरे नहीं भाई, अभी तो हीरो के अलावा हदायतकार का भी इंतखाब करना है। कल लाहौर पहुंचते ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। सबसे पहले किसी मशहूर हदायतकार से बात करेंगे, इसके बाद आगे की मनसूबाबंदी करेंगे। मलिक जी, हीरो के लिए जुल्फ़िकार अली खान कैसा रहेगा? निदा ने कहा। मैंने चौंक कर उसके मुंह की तरफ देखा। मुझे उसके चेहरे पर गैर संजीदगी की कोई अलामत नजर नहीं आई। मलिक करीम ने निदा की बात सुनकर हल्का सा कहका लगाया। फिर निदा की संजीदगी को महसूस करते हुए वो खुद भी संजीदा हो गया। इसने तनकीदी नजरों से मेरा जायजा लेते हुए कहा, हाँ चल तो सकता है शायद।
लड़ाई भड़ाई भी इसके लिए मसला नहीं है, लेकिन नाच गाने के मामले में ये बिल्कुल कोरा है। अरे इन चीज़ों की फिक्र ना करें मलिक जी, फिल्म के डांस डायरेक्टर अच्छे अच्छों को नाचने पर मजबूर कर देते हैं। अरे अरे ये आप लोग मुझे किस चक्कर में डाल रहे हैं? ये मेरे बस की बात नहीं है। मैंने सचमुच बौखलाते हुए फरियाद की। मलिक साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे सर पर कैसे कैसे मसाइल का बोझ है, इसके बावजूद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, इस मसले पर लाहौर चल कर गुफ्तगू करेंगे, मलिक करीम ने कहा। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में आ गया। अपने बिस्तर में लेटकर मैं देर तक उल्टी सीधी बातें सोचता रहा। जब भी मैं अपने हीरो बनाए जाने की तजवीज़ के बारे में सोचता, बेख्तियार मुझे हंसी आने लगती। मैं सैफ ताद खान और फिल्म का हीरो, खूबसूरत हीरोइनों के पीछे मटक मटक कर आशिकाना गाने गाता हुआ। चूंकि मैं दिन के वक्त अपनी नींद पूरी कर चुका था, चुनाचे मैं कोशिश के बावजूद सो नहीं सका। रात के 12 बजे और फिर 1 बज गया। 2 बजे के करीब मैं बिस्तर पर उठ बैठा। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं अब क्या करूं। इससे पहले कि मैं बिस्तर पर दराज होता, मेरे कानों में किसी गाड़ी के इंजन की आवाज आई। मैंने हैरानी के आलम में सोचा कि इतनी रात गई, किसी को कहाँ जाने की जरूरत पेश आ गई। मैंने अपने कान बाहर की तरफ जमा दिए। मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी किसी एक ही जगह पर खड़ी है। अलबत्ता किसी ने इसका इंजन बंद करने की ज़हमत गवारा नहीं की। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं कमरे की बालकोनी की तरफ बढ़ा। खिड़की खोलकर मैंने बड़ी आहिस्तगी से बाहर झांका। मैंने देखा कि मेरी बालकनी एक बड़ी सी गली में खुलती है। बालकनी की जमीन से बुलंदी 15 फुट के करीब रही होगी। इसी वक्त मैंने उस गाड़ी को देख लिया। नीम तारीकी में जीप का हेवला होटल की दीवार के साथ चिपका खड़ा था। जीप का इंजन बहुत धीमी आवाज में खर खर किया जा रहा था। अचानक मुझे नीम तारीकी में एक बहुत बड़ा सा बंडल आहिस्ता से ऊपर से जीप की तरफ उतरता हुआ नजर आया। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखा। आखिरकार मुझे वो रस्सी नजर भी आ गई थी जिससे वो बंडल लटका हुआ था। मुझे फौरन एहसास हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है। इसी असना में वो बंडल जीप की छत के करीब पहुंच गया। मैंने जीप की छत पर मौजूद खला में से एक हेवले को खड़ा होते देखा। इस हेवले ने बड़ी तेजी से उस बंडल को पकड़कर जीप के अंदर उतार लिया। अचानक मेरे जहन में एक जबरदस्त शनाका हुआ। मुझे याद आ गया कि वो जीप मलिक करीम के कमरे की बालकनी के ऐन नीचे खड़ी हुई है। इसी वक्त मैंने किसी शख्स को बंदर की फुर्ती से रस्सी के सहारे नीचे उतरते देखा। मैं तेजी से अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा। मैंने तकिए के नीचे से अपना पिस्तौल निकाला और बिजली की तेजी से बालकनी की तरफ बढ़ा। मैंने देखा कि जीप तेजी से आगे बढ़ रही है। मैंने पिस्तौल काक किया और जीप की तरफ फायर कर दिया। फिजा में एक जबरदस्त धमाका गूंजा। मैंने चनाके की आवाज सुनी। शायद जीप का पिछला शीशा टूटा था। मैंने बिला तवक्कुफ दूसरा और फिर तीसरा फायर कर दिया। मेरी फायरिंग के बावजूद जीप तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती चली गई। जब तक मैं चौथा फायर करता, वो दाएं तरफ मुड़कर मेरी जद से बाहर निकल गई थी। फायरिंग के धमाकों ने पूरे होटल को हिला कर रख दिया, लेकिन मैं हर तरफ से बेनियाज होकर मलिक करीम के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे अंदेशों के ऐन मुताबिक इसका कमरा खाली पड़ा हुआ था। मैं किसी ख्याल के तहत तेज रफ्तारी से निदा और उसके मामा के कमरे की तरफ बढ़ा। इनके कमरे का दरवाजा भी मुझे गैर मुकफ्फिल मिला। मैं बिला तवक्कुफ कमरे के अंदर घुसता चला गया। मेरी नजरों के सामने निदा और उसके मामा के खाली बिस्तर मेरा मुंह चिढ़ा रहे थे। मेरे ज़हन में पहला ख्याल यही आया कि मलिक करीम को अगवा करने वाले नामालूम अफराद ने शायद निदा और उसके मामा को भी अगवा कर लिया है। लेकिन अगले ही लम्हे मेरे इस ख्याल की तरदीद हो गई। मैंने देखा कि इस कमरे में किसी किस्म की अफरा तफरी या बेतरतीबी के आसार मौजूद नहीं है। कमरे का मजीद जायजा लेने से मुझे एहसास हुआ कि वो दोनों नहायत इत्मीनान से पूरी तैयारी के साथ यहाँ से रुखसत हुए हैं। इन्होंने अपने सामान में से कोई मामूली से मामूली शय भी वहां नहीं छोड़ी थी। इस नतीजे तक पहुंचने के साथ ही पूरी सूरत हाल मेरे जहन में वाजे होने लगी। मलिक करीम की गांव वाली हवेली पर मुसल्ला अफराद का हमला, गैर मामूली तौर पर खूबसूरत एक नौजवान लड़की का मलिक करीम जैसे अधेड़ उम्र और आम सी शक्ल सूरत के हामिल शख्स पर फिदा होना, और फिर नहायत माहिराना अंदाज में मलिक करीम का अगवा, यह सब शायद एक ही जंजीर की कड़ियां थी। मलिक करीम ने इस कदर खाक और सर्दो गर्म चशीदा होने के बावजूद अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस खूबसूरत नागिन के रहमो करम पर छोड़ दिया, जिसे मुनासिब मौका देखते ही उसे डस लिया। इस साजिश की मंसूबाबंदी बहुत पहले से की जा रही थी। मलिक करीम के दुश्मनों ने निदा की घनेरी जुल्फों को मलिक करीम के लिए दाम में खुश रंग के तौर पर इस्तेमाल किया और मलिक करीम दिल के हाथों मजबूर होकर खुशी खुशी उस दिलकश जाल में फंसता चला गया।